Hello, Assalamu alaikum, and welcome back to another podcast with Fark Padta Hai. So, today we're going to be talking about a very sensitive and very important topic, which is inclusion and peace building. We've seen that a lot of the times, marginalization or logon ko isolate karna leads to a fertile ground for extremist ideologies. To shed light on this very important topic, we have a very special guest with us here who is Rumana Bashir, who is a peace building expert and the head of the Peace and Development Foundation. Thank you so much for joining us today, ma'am. Thank you. She has been working extensively on interfaith harmony, youth engagement, and countering extremist narratives to social cohesion. So, thank you so much for joining us. We have seen कि जो ज़्यादातर हम जब काउंटिंग वारंट एक्सट्रीमिज्म की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिक्योरिटी फोर्सेस आती हैं, हमारे दिमाग में बड़ी-बड़ी कैंपेन्स आती हैं. But oftentimes we might be ignoring the very important role of community and the local grassroots community that they have in peace building. So this is the question that I've been asking everyone on this podcast, and surprisingly, everyone's come up with their own set of priorities. कि ये number one factor है, ये number two factor है. But according to you, what are the main roots of radicalization? ऐसे कौन से factors हैं जो radicalization drives करे हमारी community में? सबसे पहले तो थैंक यू आपका। ये बहुत अच्छी हमारी कन्वर्सेशन होगी। मुझे लगता है क्योंकि मुझे 30 इयर्स हो गए इस फील्ड के अंदर और तकरीबन ऑल ओवर पाकिस्तान मुझे डिफरेंट कम्युनिटीज़ के साथ उनको ट्रेंड करना, उनके साथ डिफरेंट लेवल्स पे कन्वर्सेशंस का टाइम मिला और कॉन्टेक्चुअल एनालिसिस ये कहता है कि जो हमारे ड्राइविंग फोर्स है, जो कॉन्फ्लिक्ट के जो डायरेक्टर्स हैं या हम फैक्टर्स कहते हैं उनको, तो मैं कभी-कभी डायरेक्टर्स और एक्टर्स की टर्म भी यूज़ करती हूँ कि डायरेक्टर कोई और होता है जो नज़र नहीं आ रहा होता और एक्टर वो होता है जो सरफेस पे है। तो कैसे इसके अंदर मुझे लगता है सबसे पहले तो हम लोगों का जो उनकी जो एक ना ब्रेन वॉशिंग है, वो थ्रू एजुकेशन सिस्टम करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो फैक्टर है जो बहुत सारे लोगों को वो इन्फ्लुएंस करता है वो है हमारा एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम के अंदर हमारा जो करिकुलम है, जो हमारी टेक्स्ट बुक है, उसके अंदर जो एक रिलीजियस लाइन खींच के लोगों को एक डिवाइड कर दिया जाता है, वो एक माइंडसेट हम बना रहे होते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि जो हम मिट्टी है ना, जो उसके अंदर हम बीज बो रहे हैं, फिर उसकी प्रोडक्शन भी वही है। तो जो लोग वो उस टेक्स्ट बुक को पढ़कर आ रहे हैं ना, तो वो एक ख़ास माइंडसेट डेवलप होता चला जा रहा है। अब पहले हम जब पढ़ते थे, हमें नहीं पता था कि हमारे क्लास फेलोज़ में, हमारे फ्रेंड्स में कौन-सा बच्चा क्या है और हमें कभी घर से भी नहीं समझ में आई थी कि हमने जाके चेक करना है कि हमारे फ्रेंड्स में कौन क्या है। अब छोटे बच्चों को प्राइमरी लेवल से पता है कि मेरे साथ शिया बच्चा है, सुन्नी बच्चा है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, सिख है। अब बच्चे बाज़ का कुछ जगहों पे ऐसा हुआ है कि एक्सपीरियंस हुआ है हमें कि घर में शायद ऐसी कन्वर्सेशन उनको मिल गई है, कहीं डिफरेंस उनको मालूम पड़ा है, तो उन्होंने जाके क्लास में टीचर को कहा है कि ये बच्चा सो एंड सो आइडेंटिटी है इसकी, मैं इसके साथ नहीं बैठना चाहता। तो देखें कि ये जो माइंडसेट बनाने का मैं हमेशा कहती हूँ कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत बड़ा हमारा कनेक्टर हो सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले कोई 40 इयर्स से हमने इसको एज डिवाइडर बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर मुझे ये लगता है रेडिकलाइजेशन, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं वो इफ़ेक्ट हो रहे हैं इससे। रिलीजियस लीडरशिप के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर ये एक कनेक्टर का रोल प्ले करें तो ये बहुत अच्छे से लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं, हार्मोनियस सोसाइटी की तरफ लोगों को मोल्ड कर सकते, ले जा सकते हैं। रिलीजियस कम्युनैलिटीज़ से ये अपनी बात को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं करे तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो रेडिकलाइजेशन की तरफ हमें जो है वो ले जाता है, बड़े आसानी से ड्राइव करता है ये। तो ये जो बड़े-बड़े फैक्टर्स हैं जो, और टीचर्स जो हैं, इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। टीचर्स जो हैं अनफॉर्चुनेटली पिछले 40 इयर्स में तो टीचर्स ने भी वही पढ़ा है और बाद में वो टीचर्स बन गए तो वही पढ़ाएंगे जो उनके पास नॉलेज है। तो टीचर भी है वो, उसके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो कनेक्टर का रोल भी प्ले कर सकता है और वो डिवाइडर का रोल भी प्ले कर सकता है। लेकिन मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने टीचर्स को डिवाइडर्स का रोल प्ले करते हुए
बड़ा क्रिटिकली देखा है और जो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और वो सम टाइम टीचर्स को यूँ देखा है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ, कि कभी वो क्लास में वो उस सेंसिटिविटी के साथ खड़े ही नहीं हैं कि उनकी क्लास के अंदर जो बैठे हैं स्टूडेंट्स, वो वैरायटी है, रिलीजियस वैरायटी में है, डाइवर्सिटी है। वो डाइवर्सिटी की सेंसिटाइजेशन उसके पास नहीं है, तो फिर वो एक वन वे ट्रैफिक में चला जाता है। और वो कभी कभी मैंने ये देखा है, एक आधी जगह पे तो मैंने रिएक्ट किया कि उनको पता ही नहीं मेरी क्लास में अगर कोई क्रिश्चियन बच्चा बैठा है, सिख बच्चा बैठा है, हिंदू बच्चा बैठा है, अदर देन मुस्लिम बच्चे, तो वो इस तरह से किसी भी ट्रैक पे चला जाएगा और किसी भी रिलीजियस आइडेंटिटी को पकड़ के वो इतना क्रिटिकल हो जाता है और इतना अजीब किस्म की कन्वर्सेशन में ले जाता है कि वो जो बच्चे हैं, वो जो फिर टीचर है ना, टीचर बोल रहा है, वो सुन रहे हैं और वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। पोजीशन ऑफ अथॉरिटी से बात कर यस, मैं यूनिवर्सिटी लेवल का आपको एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि लोग बैठे हुए थे, मैं भी बैठी हुई थी वहाँ, सोशियोलॉजी का वो था, लेक्चर था। तो वहाँ पर उस्ताद आए, उन्होंने उनका रिलीजियस एक टर्म है हिंदुओं की, उन्होंने उस टर्म को यूज़ किया, पकड़ा, कहने लगे कि जी ये देखें इस रिलीजन में ये है, ये है। जब वो बहुत आगे बोलते चले गए तो कोई भी नहीं बोल रहा था और तकरीबन अबव 50 लोग बैठे हुए थे। तो फिर मैं खुद ही खड़ी हो गई, मैंने कहा सर हम देखें कि हाँ इधर इस रूम के अंदर कोई हिंदू कम्युनिटी से है। बाद में पता चला कोई नहीं है। फिर मैंने कहा ये और भी अच्छा है कि कोई नहीं है, किसी को हमने हर्ट नहीं किया। दूसरा ये है कि हमें क्या राइट है कि हम किसी की रिलीजियस टोन को पकड़ के हम उसको क्रिटिसाइज करें, नहीं कर सकते। तो टीचर्स में और रिलीजियस लीडर्स में इस एलिमेंट का देखा गया है कि वो इस तरह से अपने फेथ के मुकाबले में दूसरे फेथ को क्रिटिसाइज करते मिले हैं कि लिहाजा वो ये कह रहे हैं कि वो इस फेथ को सही नहीं समझ रहे क्योंकि उनके फेथ से वो मैच नहीं कर रहा। तो क्योंकि मैं पीस बिल्डिंग पढ़ाती हूँ, मैं रिलीजियस लीडर्स को भी पढ़ाती हूँ, मैं उनको ये कहती हूँ कि देखें अगर कोई दूसरा रिलीजन है, वो आपका रिलीजन है और कोई दूसरा रिलीजन है, तो वो दूसरा इसीलिए है कि वो आपके रिलीजन से डिफरेंट है। और जब आप किसी दूसरे रिलीजन को अपने एंगल से, अपने फेथ के एंगल से देखेंगे तो वो आपकी ऐनक में कभी भी फिट नहीं होगा। तो वो जो एक एंगल है, जो एक डिफरेंस है, फेथ बेस्ड डिफरेंस है, उसको हम मिटा नहीं सकते। अगर हम उसको मिटा देंगे तो वो दो रिलीजन नहीं रहेंगे, वो एक हो जाएगा। तो फिर वो जो डिफरेंस है, वी हैव टू एक्सेप्ट इट और वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। हम राइट नहीं रखते कि हम किसी के फेथ में कोई चेंजेस सजेस्ट करें। फेथ इज फेथ, ये इतना सेंसिटिव मामला है और इतना दिल का है कि आप अपनी मर्जी से किसी के फेथ को अल्टरेशन नहीं कर सकते, उसमें कोई ऐसी चीज़ें नहीं डाल सकते। तो ये वो मेन चीज़ें हैं जो सोसाइटी में मैंने 2-4 पिलर्स दिखाए। सम टाइम मैंने मीडिया में देखा है कि बड़ी वन साइडेड रिपोर्टिंग करना, अपने एंगल से रिपोर्टिंग करना, उससे नुकसान ये हो जाता है कि रिलीजियस लाइंस पर डिवाइड बढ़ जाता है। हालांकि मीडिया भी एक ऐसा फैक्टर है कि अगर वो इंक्लूजन की बात करे, यूनाइट करने की बात करे, तो उसके पास ये ज़बरदस्त टूल है और बड़ा ज़्यादा लोगों को वो इंगेज करता है। तो ये भी बड़ा फैक्टर है, इसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। दिस इज समथिंग, ये क्वेश्चन ना मुझे ऑनेस्टली हमारे सेगमेंट का सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगता है। उसकी वजह ये है कि मैंने ये देखा है कि हमें इसी पॉडकास्ट में जो पहले रिस्पॉन्सेज मेरे उनमें ये भी इंक्लूडेड था कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी जिसकी वजह से एक्सट्रीमिज्म है, हमें ये कहा कि रिलीजियस डिस्पैरिटीज वजह एक्सट्रीमिज्म है। बट यू पुट इट वेरी इन अ कंसाइज मैनर के डिफरेंसेस और भी जगहों पे दुनिया में होते हैं, रिलीजियस डिफरेंसेस भी होते हैं, इकोनॉमिक डिफरेंसेस भी होते हैं, पर वहाँ पर हम देखते हैं कि उस तरह की वायलेंस एक्सट्रीमिज्म नहीं है। तो दिस इज सो इम्पोर्टेंट टू हाईलाइट के सिर्फ डिफरेंसेस से एक्सट्रीमिज्म प्रमोट नहीं हो रही। देयर आर सर्टेन ड्राइवर्स जो कि एक्चुअली एक यूनाइटर का रोल प्ले कर सकते हैं, but they're not using their power to the extent maybe that they should in peace building activity. So आपने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं जिनको आई वुड रियली वांट कि हम एक एक करके डाइसेक्ट करें। तो आपने इन डिटेल रिलीजियस स्कॉलर्स का भी हमें थोड़ा सा डिटेल शेयर की, टीचर्स के बारे में आपने एग्जांपल शेयर की। एट द सेम टाइम अगर हम वुमेन की बात करें इंक्लूजन, वी हैव सीन कि ऑफन टाइम्स उनको पॉलिसी मेकिंग से
एक डिस्टेंस पे रखा जा रहा है। एंड लाइक यू सेड, मदर्स आर द फर्स्ट पर्सन हु आर, आप उनकी लाइक पर्सनालिटी डेवलप कर रहे हैं बच्चों की, उनको आप हेल्प कर रहे हैं इन अंडरस्टैंडिंग, मेकिंग सेंस ऑफ द वर्ल्ड एसेंशियली। तो अगर वही डिवाइड प्रमोट कर रही हैं तो फिर ऑब्वियसली वी विल हैव अ जनरेशन दैट लुक्स एट अनदर पर्सन एंड थिंक्स वी आर नॉट लाइक, वी कैंट, आवर डिफरेंसेस आर टू बिग टू नॉट कोऑपरेट। सो प्लीज शेड सम लाइट ऑन द रोल ऑफ वुमेन कि उनको किस तरह हम पॉलिसी मेकिंग में इंक्लूड कर सकते हैं और उसका हमें क्या फ़ायदा हो सकता है पीसफुल। विमेन का रोल जो है, जैसे हम पहले घर से स्टार्ट करते हैं, घर में भी उसका बड़ा पैसिव रोल है ना। डिसीजन मेकर जो है वो फादर को समझा जाता है, जबकि फादर और मदर दोनों डिसीजन मेकर्स होते हैं और होना चाहिए। तो जब उनको नहीं डिसीजन मेकिंग में लिया जाता वहाँ से, तो उनका जो रोल कम से कम होता चला जाता है ना, उससे नुकसान होता है। लाइक बेटी का कहीं शादी करना है, डिसाइड करना है, तो फादर हैज़ राइट टू डिसाइड, वाई मदर, मतलब आप दोनों डिसाइड कर लें तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज मदर के सम टाइम अगर वो नहीं एग्री कर रही है तो वो कह नहीं सकती कि मैं डिसएग्री कर रही हूँ, मैं यहाँ ये नहीं करना चाहती हूँ। तो ये, और कुछ कुछ तो हमारा सोसाइटी का एक ऐसा सेगमेंट भी है जहाँ बिल्कुल ही वो बिल्कुल खामोश है, उनका कोई वो है ही नहीं, वो कहते हैं कि हु आर यू, आपको कुछ पता ही नहीं है। तो ये वाला जो रोल है जो माइनस हो जाता है फैमिली से ही, ये बड़ा डेंजरस है। प्लस जब वो सोसाइटी में आती है तो बहुत सारी औरतें आज भी प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं हैं। जो प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं है वो इकोनॉमिकली भी वीक है, और कुछ औरतें ऐसी हैं आज भी जो जॉब करती हैं, अर्न करती हैं, लेकिन उनके पास अपनी स्पेंडिंग के लिए पैसे नहीं होते हैं। वो अगेन अपनी सैलरी अपने हस्बैंड को देने के बाद फिर वो थोड़ा वहाँ से उनको वो अलाउ करते हैं कि जी ये आप रखें, ये आपने ऑफिस जाना ही हो। तो मुझे ना एक पुरानी बात याद आती है कि अब तो थोड़ा मॉडर्न एज है, इसीलिए देखें, ट्रेडिशनली देखें, बहुत पुराने टाइम में देखें तो जो लेडीज़ हैं ना, उनके ड्रेस में पॉकेट नहीं होती। Exactly. ये समझा जाता था कि इन्होंने पॉकेट क्या करनी है, इन्होंने कौन से पैसे रखने हैं। तो ये एक था, एक साइकी थी। चलें अब औरतें भी आगे आ गई हैं, उनकी ड्रेसिंग भी चेंज हुई है थोड़ा। अब हमने बहुत सारे मर्दों को भी सपोर्ट में देखा है कि वो औरतों को सपोर्ट कर रहे हैं इन मानों। तो औरत जो है वो डिसीजन मेकिंग में इसलिए नहीं है, दो ही फैक्टर हैं, एजुकेशन, एक्सपोजर, इकोनॉमिक डिसएम्पावरमेंट जो है, ये जो तीन चीज़ें हैं वो उसको बहुत वीक करती हैं। और अब प्रेजेंट टाइम में ओवर द इयर्स हमने ये खुद ही सीखा है कि रियल एम्पावरमेंट जो है, जो इंक्लूजन है विमेन की, जो उसको पावरफुल पहले करें, वो है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, और एजुकेशन तो जाहिर है। तो जब वो एम्पावर्ड होगी तो वो खुद ही डिसीजन मेकिंग में अपनी स्पेस भी लेने के लिए रेजिलियंस आ जाएगी उसके अंदर, और वो करती है। लाइक मैं मेंबर रही पंजाब कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन, तो वहाँ पे हमने बड़ा क्रिटिकल इन चीज़ों को देखा, और ऐसी हमने चीज़ें देखी कि वो वायलेंस का क्यों शिकार है, वो पीछे क्यों है, वो डिसीजन मेकर क्यों नहीं है। तो फिर हमने तरह तरह से पॉलिसीज़ उनकी बनाई ताकि वो पहले इकोनॉमिकली स्टैंड करें, फिर वो एजुकेटेड भी हों, और फिर गवर्नमेंट से ये कहा गया कि एटलीस्ट 33% जो है वो आप उनकी पार्टिसिपेशन को इंश्योर करें। लेकिन 33% आज भी नहीं है, हम 17% पे हैं मुश्किल से। तो कहना ये है कि हमें अब इस पॉलिसी को इस तरफ ले जाना चाहिए, ओवर द टाइम हमें आगे पुश करना चाहिए कि अगर हम कहते हैं कि 50% है पॉपुलेशन विमेन की, तो हमें उसका 33%, 17% कहने की ज़रूरत नहीं है, 50% ही शेयर होना चाहिए एट ऑल लेवल। और मैं हमेशा कहती हूँ जब हम ख़वातीन की इंक्लूजन की बात करते हैं, एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो हम मेल को ऑफेंड नहीं करते, और ना ही ये कोई जेंडर कॉन्फ्लिक्ट है ना, जेंडर बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट इसको नहीं बनाना चाहिए। जब हम जेंडर बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट इसको बनाते हैं तो हम ख़वातीन की आर्गूमेंट को वीक करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने एक स्लोगन उठा लिया था औरत मार्च से,
तो ऐसे लगा कि औरतों ने सिर्फ एक ही बात की होगी। औरतों ने उस दिन बहुत सारी बातें की थी, एजेंडा और भी था, लेकिन एक्सप्लॉइट हो गया ना। जनरली इट हर्ट्स मी टू सी कि इतनी सारी जो इम्पोर्टेंट बातें हो रही हैं वो ओवरशैडो हो गए ऐसी डिबेट से जिसका कोई इट्स नॉट इवन, वो तो स्लोगन का मेन मीनिंग भी नहीं है, तो उसका मीनिंग कोई भी फायदा नहीं नहीं है है, इतना कोई भी डिबेट करने नहीं, का। लेकिन वो एक चीज उठा के हमने उनको वीक करने की कोशिश की। खवातीन को भी चाहिए कि थोड़ा सेंसिटिविटी के साथ ऐसी बात करने से गुरेज ही कर लें जो एक्सप्लॉइट हो सकती है, क्योंकि एक्सप्लॉइटर्स जो है वो पहले से तेज बैठा हुआ है ना, वो रेडी है, तो हमें ये भी स्पेस नहीं देनी चाहिए। दूसरा, मुझे कल बड़ा अच्छा, मैं किसी को सुन रही थी, तो मनी है, इसको खवातीन कैसे सोचती हैं, इसके लिए उनके पास होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, कितनी ज़्यादा। तो रिस्पांस बड़ा अच्छा था कि इसका ये नहीं मतलब कि कितनी होनी चाहिए, कितनी, चले इतनी होनी चाहिए जितनी ज़रूरत है, चले ये कर लेते हैं, उसको नैरो कर लेते हैं। लेकिन पैसे होने का ये मतलब नहीं है कि मेरी पॉकेट में ये पैसे पड़े हैं। जो सही एम्पावरमेंट है वो ये है कि मैं देखूं कि ये पैसे मुझे मेरे पास हैं, मैंने इनको वेस्ट करना है, मैंने इनको इन्वेस्ट करना है, मैंने इनको यूज़ करना है, मैंने इनको क्या, मैंने किसी को देने हैं, नहीं देने हैं, उसके साथ मेरी डिसीजन मेकिंग हो, मेरी फ्रीडम हो, तो फिर मैं समझूंगी कि मैं एम्पावर्ड हूँ। लेकिन मेरी जेब में बहुत सारे पैसे रखते हैं और मैं एम्पावर्ड नहीं हूँ, अगर मुझे इजाज़त नहीं है उनको अपनी मर्जी से यूज़ करने के लिए ना, तो फिर भी मैं समझूंगी कि ये पावरलेसनेस है, ये आप एम्पावर्ड फील नहीं कर सकते हैं। मैंने अपने घर में, मैं आपको घर की बात बताती हूँ, मेरी माँ बहुत पुराने ख्याल की है, बूढ़ी हैं बहुत, 80+ हैं, पुराने लोग हैं, पुराना स्टाइल है। उन्होंने कहा फलाने इंसान के ना, वो ना, उनके ना 4 बच्चे हैं, और वो ना दूसरा किसी का जिक्र किया, किसी कपल का, उन बेचारों की ना 2 बच्चियाँ हैं। मैंने कहा जी ये क्या मतलब है? कहते हैं मेरा मतलब उनका बच्चा कोई नहीं है। मैं कहा जी बच्चा कोई नहीं है, वो 2 बेटियां, बच्चे ही तो हैं। कहते हैं उनका बेटा कोई नहीं है। तो टर्म देखे, उन्होंने कहा कि वो बेचारे की 2 बेटियां, उनका बच्चा कोई नहीं है। मैंने कहा नहीं, बच्चा जो है ना, जब हम बच्चे बोलते हैं तो जो फीमेल बेबी है वो भी बच्चा है, और वो मेल बेबी वो भी बच्चा है। चीज़ों का हम जिस तरह इंटरप्रेट करते हैं लोगों के सामने, कल्चर को और रिलीजन को विमेन के लिए, वो एक बड़ा मानी खेज हमारे पास टूल है। हमने क्या करना है, खवातीन को मैंने सिखाया, मैंने रिसर्च करके रिलीजियस वो वर्सेस के साथ मैंने पैम्फलेट्स, बड़े बड़ी किताबें छापी, वो लोग नहीं पढ़ते, तो मैंने छोटे छोटे ब्रोशर पब्लिश किए औरतों के लिए। उसमें किया कुछ भी नहीं, कुरान में जो लिखा हुआ वो वर्सेस लिख दी, इनहेरिटेंस के लिए लिख दिया, उनके पास जो माल है उसको वो कैसे यूज़ कर सकती हैं, रिलीजियस वर्स के साथ लिख दिया, उनके साथ शादी के मामलात जो हक मेहर ये वो, ये सब कुछ कुरान पाक में लिखा हुआ मैंने वर्सेस कोट करके साथ लिख दिया। मैंने कहा ये है। क्रिश्चियंस के लिए भी मैंने उनके बाइबल मुकद्दस में से जो था मैंने वहाँ से लिख दिया। क्रिश्चियंस को भी नहीं पता था, खवातीन को नहीं पता था कि इनहेरिटेंस में उनका क्या शेयर है। वो कहती थी है ही नहीं है। देखिए ना, उनको रिलीजियस लीडरशिप बता रही है, ना वो खुद बाइबल मुकद्दस को उस तरह से पढ़ रही हैं, तो उन्हें खबर ही नहीं है। तो जब ये हमने ब्रोशर्स पब्लिश किए तो हमने सिर्फ औरतों को नहीं दिए, हमने उन रिलीजन्स के रिलीजियस लीडर्स को भी दिए, और हमने कहा जी काइंडली आप बस इस पे सरमन दे दें लोगों को, तो कॉन्फिडेंट हो जाएंगे लोग, मर्द भी समझ जाएंगे, औरतें भी। औरतों को दूसरी तरफ हमने कहा जी जिसके पास कुरान पाक है किसने मना किया उसको तर्जमे के साथ कुरान ना पढ़े, जिसके पास बाइबल मुकद्दस है किसने मना किया कि आप ना पढ़ें। लेकिन कुछ पार्ट आपका अपना भी है कि आप भी अपने आप को, अपना नॉलेज, रिलीजियस नॉलेज जो है उसको इन्हेंस करें। और फिर जब हम देखते हैं रोल ऑफ पीस बिल्डिंग, रोल ऑफ विमेन इन पीस बिल्डिंग, बहुत कम विमेन हमें नजर आती हैं पीस बिल्डिंग में। क्यों नजर नहीं आती? आप कंट्री लेवल से देख के लोकल लेवल तक देख लें कि जब हमारे पास डायलॉग के लिए, किसी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए, चाहे हम लोकल कम्युनिटी लेवल की बात करें, चाहे हम स्टेट लेवल की बात करें, जो वो बनते हैं ना डायलॉग के लिए, जो बनती हैं टीम्स, ग्रुप्स बनते हैं, उन डायलॉग्स में विमेन इंक्लूड नहीं होती कि मर्दों को लगता है कि नहीं ये बड़े लेवल का कोई काम है, ये हमें ही करना चाहिए। भाई कैसे करना चाहिए?
सम टाइम तो इशू ही ऐसा होगा कि जहाँ खातून से रिलेटेड इशू है, एग्जैक्टली तो हर लेवल पर जो है वो जब भी जो पीस बिल्डिंग डायलॉग्स हो रहे होते हैं, नेगोशिएशंस हो रही होती हैं, चाहे स्टेट लेवल पे हो, कम्युनिटी लेवल पे हो, उसमें विमेन को ज़रूर इंक्लूड होना चाहिए। इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल हमारे सामने एक केस आया कि एक विमेन डोमेस्टिक वर्कर थी और उसके ऊपर फेक चार्जेस लगा दिए उसके लैंडलॉर्ड ने कि इसने चोरी की है मेरे घर में। और पुलिस जो है वो ना सिर्फ उस औरत को उठा के ले गई, उसके साथ एक उसकी यंग बेटी थी, उसको भी ले गई और जाके उन्होंने बंद कर दिया। और आपको पता है कि पुलिस जब बंद कर लेती है तो वो बड़ा मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें। तो हमने अपना इंक्लूसिव ग्रुप बना ही हुआ था, हमने उनको मोटिवेट किया, हमने कहा जी आप इस केस को देखें। उस केस में विमेन भी थी, मेल एक्टिविस्ट भी थे, उस केस में जो लोकल रिलीजियस लीडर्स हैं जिनको हमने ट्रेन किया हुआ था वो भी थे। तो ये ज़बरदस्त सा, बीच में जर्नलिस्ट भी थे, तो ज़बरदस्त सा इंक्लूसिव ग्रुप किया। उसमें तादाद औरतों की थोड़ी ज़्यादा, और वो अपनी मर्ज़ी से मोटिवेट हुई, उन्होंने कहा नहीं हम जाएंगे। और वो गई जहाँ पुलिस के पास बैठ के उन्होंने डायलॉग किया, और डायलॉग इतना स्ट्रॉन्ग था ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विमेन कि उन्होंने कहा कि जी आपका राइट ही नहीं है कि आप शाम के बाद जो है औरत को थाने में रखें, तो हम यहाँ बैठे हैं, हम इनको लेकर जाएंगे। यहाँ तक वो कन्विंस कर लिया उन्होंने पुलिस ऑफिसर को कि उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं आपकी बात से, और आप इतना स्ट्रॉन्ग हैं ग्रुप, आप इस इशू को कम्युनिटी लेवल पे ले जाएं और वहाँ जाके जो इनका ओनर है उसको भी बिठाएं और आप भी डायलॉग करें और देखें कि आप क्या वे आउट तलाश कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं इस औरत ने चोरी भी नहीं की तो आप इसको रिजॉल्व करें और हम आपको सपोर्ट करते हैं कम्युनिटी लेवल पे। तो ख़वातीन ने उस सारी कन्वर्सेशन को लीड किया, थाने में भी लीड किया, कम्युनिटी में भी जाके लीड किया, और वहाँ जाकर ये रिज़ॉल्व हुआ कि जो उसका ओनर था जिसने ये एलिगेशन लगाया था उस पर, उसने कहा ठीक है हम थोड़ा टाइम लेते हैं और हम इसको चेक करते हैं और हम इसको क्रॉस चेक करते हैं। और उन औरतों ने कहा जो डायलॉग में थी, उन्होंने कहा जी हम रिस्पॉन्सिबल होंगे, अगर इस पर ये चार्जेस जो हैं वो साबित हो गए तो हम रिस्पॉन्सिबल होंगे। आई थिंक यू पुट इट ऑल रियली वेल कि जहाँ पर भी हम लाइक वुमेन इंक्लूजन की बात करते हैं, सबसे पहली बात तो जो आपने की विच आई रेजोनेट विद द लॉट कि इट ऑल स्टार्ट्स एट होम। कि घर में हम उनको एम्पावरमेंट इस सब परफॉर्मेटिव किस्म की दे रहे हैं कि अगर हम इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की बात करें तो हम कहने कि ओके हियर दिस मनी बट यू सपोज टू स्पेंड इट अ प्रॉपर वे, लाइक एक यही तरीका है इसके अलावा, एंड दिस इज एन इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। एट द सेम टाइम अगर हम पॉलिसी की बात करें या इदारों की बात करें, पुलिस हो गई या जहाँ भी, हम एक लाइक सीटें रख देते हैं कि अच्छा ये 5 सीटें ये औरतों की होंगी, पर इज इट रियली डूइंग एनी जस्टिस टू दी जो रिप्रेजेंटेशन एक्चुअली होनी चाहिए? नॉट रियली। एंड वी हैव सीन के जिस तरह आपने इंसिडेंट डिस्क्राइब किया कि टाइम एंड टाइम अगेन हमें ये प्रूव हो रहा है, हमें इतना ज़्यादा प्रूफ मिल रहा है कि जहाँ पे भी वुमेन इंक्लूजन है वहाँ पे वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी लेकर आ रही हैं, वो डिफरेंट आइडियाज़ भी लेकर आ रही हैं, उनकी कॉम्पिटेंस इज समथिंग दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। सो दीज आर ऑल थिंग्स दैट वी नीड टू टेक इनटू अकाउंट व्हेन वी सी के पीस बिल्डिंग के जैसे इंपॉर्टेंट एक्ट में इंक्लूजन नहीं है, which might be one of the most important factors in my opinion. At the same time, if we're talking about the interventions, जिस तरह आपने 2 interventions की बात की जो मुझे actually I'm thoroughly impressed, जो सबसे पहले आपने brochures की बात की, such a nice initiative and I feel like stuff like this is something जो ग्रास रूट लेवल पे आप कर रहे हैं। तो आप एक बॉटम अप अप्रोच है, कम्युनिटी के पास पहले आप जा रहे हैं, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं, एट द सेम टाइम जो लाइक आपने इंक्लूसिव ग्रुप्स प्रमोट किए हैं। ऐसे और कौन से इनिशिएटिव्स हैं या ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ हैं जो आपने अपने एक्सटेंसिव वर्क एक्सपीरियंस में देखी हैं, जो आपको आपको लगता है कि ये परफॉर्मेटिव नहीं है, ये एक्चुअली मीनिंगफुल इंक्लूजन है? अगर ऐसे कोई एग्जांपल्स हैं तो प्लीज़ शेयर विद अस। जो कम्युनिटी लेवल और पॉलिटिक्स, ये मैं दोनों को डिस्कस करूँगी इस क्वेश्चन के अंदर। जो कम्युनिटी लेवल है इसके अंदर हमने डिफरेंट इंटरवेंशंस किए, क्योंकि हमने क्रिएट किए वो अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ बार बार कम्युनिटीज़ का इंटरेक्शन हो, क्योंकि जब हमारा इंटरेक्शन होता है तो रिलेशन बिल्डिंग होती है। जब हम किसी को जानते नहीं, किसी को मिले ही नहीं, तो उससे हमारा कोई रिलेशन भी नहीं है।
तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हम क्रिएट करें, डिज़ाइन करें कि लोग उसमें आएँ और आएँ भी खुशी से। उनको वो नहीं कि हम उनको पकड़ के लेकर आएँ, नो। लाइक हमने एक रखा कंपोनेंट, हमने कहा कि हम करते हैं कि लोग रिलीजन के नाम पर डिवाइड फील करते हैं। सम टाइम ऐसा कॉन्टेक्स्ट बन जाता है या कोई ऐसे ट्रेजिक इंसिडेंट्स हो जाते हैं, उससे लोग डर जाते हैं और डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है उनके दरमियान, और अपने आप को ना थोड़ा इनसिक्योर फील करते हुए, जो थोड़ा पावरफुल है वो अपने आप को और पावरफुल फील करता है, जो वीक है वो अपने आप को और पीछे आइसोलेट कर लेता। तो ये डिवाइड को हम कैसे मिटिगेट करें? तो हमने उनको क्या कहा, हमने कहा चलो भाई सब ना मिलकर ना चलते हैं और हम ना डिफरेंट वर्शिप प्लेसेस विजिट करते हैं, लोगों को मिलते हैं, आउटिंग भी है, खाएं पिएंगे भी, और थोड़ा हम जिस रिलीजन की वर्शिप प्लेस में जाएंगे हम उसके से रिलेटेड हमारे माइंड में कोई क्वेश्चंस हैं तो हम उधर ही पूछेंगे, ताकि हमें सीखने का मौका मिले, जानने का भी मौका मिले, और वो जो मिसकंसेप्शंस हैं शायद वो कहीं काम होने का मौका भी हमें मिल जाएगा। तो हमने काफ़ी साल ये प्रैक्टिस किए रखा। बाद में बहुत सारे और हमारे ऑर्गेनाइजेशंस ने भी इसको अडॉप्ट किया और वो अब कर भी रहे हैं और हमें अच्छा लगता है। हमने ये किया कि यहाँ से लोगों को उठाया, लाइक मैं एक एग्जांपल फिर कोट करती हूँ क्योंकि प्रैक्टिकल वर्क बहुत है ना, तो मुझे बार बार मैं आपको मिसकंसेप्शंस मिटिगेट करने कैसे हमें किया। जैसे मैंने कुछ रिलीजियस लीडर्स को, मुसलमान रिलीजियस लीडर्स को, जो मदरसा हेड्स हैं इस तरह के ना, थोड़ा सीनियर ग्रुप, क्योंकि सीनियर्स को एजुकेट करें तो नीचे फिर वो उसका खुद ही ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा। तो हम उनको ले गए ननकाना साहब। ननकाना साहब में हमने रिक्वेस्ट की हुई थी पहले से कि हमें आपका बहुत पढ़ा लिखा ग्रंथी साहब हों जो वहाँ लीड करें। तो वाकई वो बड़े अच्छे पढ़े लिखे ग्रंथी साहब थे। हमारा ग्रुप जाके बैठा, स्कूल से खाना शाना उन्होंने खिलाया जो उनका लंगर था। उसके बाद हमने कहा जी हमें थोड़ा टाइम दें कि हम आए क्यों हैं, बात करें। तो साथ ही हमने जो हमारे रिलीजियस लीडर्स थे उनको मैंने कहा जी कि आपने ये नहीं सोचना कि मेरा कोई सवाल गलत होगा, आपको उस सवाल को कोई माइंड नहीं करेगा, लेकिन आज तक आपने जो सोचा है ना सिख मत के लिए, सिख कम्युनिटी के फेथ के लिए, और आपको उसका जवाब नहीं मिला आपके जहन में, आपने वो पूछ डालना है, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कोई माइंड नहीं करेगा, कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं होगी, वो आपका एक थिंकिंग है, आपने आगे रख दिया। अच्छा, उन्होंने पूछे बहुत क्वेश्चन बड़े क्रिटिकल, एट द एंड वो खुद उनका कंक्लूजन था, उन्होंने कहा आज एक बात समझ में आई है, इससे पहले हम समझते थे हिंदू और सिख एक ही मजहब है, तो आज हमें पता चला इसमें बड़ा डिफरेंस है। और जो सिख फिलोसफी है उसकी अपनी एक किताब है, उसके अंदर क्या है, और इस तरह से हमें बड़ा मजा आ गया, हमने एक नई बात सीखी। और हमने बाबा गुरु नानक साहब, उन्होंने कहा कि हमें उनका इंटरेक्शन नज़र आया कि मुसलमानों के साथ भी है, और उनके साथ जो बहुत करीबी बंदा था उनका वो मुसलमान था, और फिर उनकी किताब के अंदर सूफिया कलाम है। तो ये चीज़ें जब उन्होंने कहने लगे ये तो बड़ा आज एक नई बात हमें समझ में आई है, और हमारी वो जो गलत फहमी है वो दूर हो गई है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, इस तरह की कई और है। इस तरह फिर हम लोगों को चर्चिज़ के अंदर ले गए, वहाँ हमने उनके प्रीस्ट को कहा जी कि आप इनके क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड करें, इनके अंडरस्टैंडिंग क्रिश्चियनिटी के बारे में वो नहीं है जो एक क्रिश्चियन की है, तो ठीक है नहीं है क्योंकि उनका मज़हब नहीं है, तो आप उनके जो भी क्वेश्चंस हैं हमको रिस्पॉन्ड, और उन्होंने किया। इसी तरह हम उधर भी हिंदू के पास भी इसी तरह। तो ये जो चीज़ है इसने हमें बड़ा सपोर्ट किया लोगों की इंक्लूसिव अप्रोच लेने के लिए, और लोगों को वो जो एक अपने अपने फेथ के बॉक्स के अंदर रहने वाली अप्रोच से आउट ऑफ बॉक्स सोचने और समझने सुनने के लिए लोग तैयार हो गए। तो हमने ये ऐसा इंटरवेंशन कम्युनिटी लेवल पे किया, उसको हम कहते हैं सोशल एक्शन। सोशल एक्शन, गेट टुगेदर या सोशल गैदरिंग्स, हम इनको जोड़ते हैं कल्चर के साथ। रिलीजन को थोड़ी देर हम फ्री भी कर देते हैं, हम कल्चर के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि हमारा मानना ये है कि कल्चर जो है ये एक बाइंडिंग फोर्स है।
कल्चर के अंदर इतनी गुंजाइश है कि वो किसी भी रिलीजन के इंसान को अपने अंदर लेके आ सकता है, वो उसको उसके लिए उसके पास बड़ी स्पेस है। तो हमने कल्चर का एक वाइडर अम्ब्रेला यूज़ किया और हमने कहा, लाइक हम नैरो करते हैं अपने पाकिस्तान पर भी, हमने कहा पाकिस्तान में रिलीजियस डाइवर्सिटी है, इसके बावजूद हमारा जो कल्चर है वो सेम है। हम कल्चरली एक तरह सोचते हैं, एक तरह बिहेव करते हैं, एक तरह ही हमारा खाना है, वही हमारा खेल है, वही हमारा मतलब ज़ुबान है, वही हमारे कलर्स हैं, हर चीज़ हमारी सेम। तो कल्चरली हम सेम हैं। तो ये जो हमारा कॉमन टाइज़ है, हमारी कल्चरल कॉमन टाइज़ हैं, हम उन पे बेस करके ये सोशल गैदरिंग्स करते हैं। इसमें सम टाइम जॉइंट रिलीजियस गैदरिंग्स भी हम करते हैं। आपका सारा काम ही इतना होलसम है कि आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि आपका दिल नहीं करता ऑफिस में, बिकॉज दिस इज समथिंग कि इवन ये एग्जांपल सुनते हुए इट ब्रिंग्स जॉय टू माय हार्ट कि दिस इज समथिंग दैट पीपल आर डूइंग एंड दिस इज समथिंग दैट्स इफेक्टिव। एट द सेम टाइम मुझे आई हैव रियली रेजोनेटेड विद द थिंग्स दैट यू सेड कि जब हम लाइक लोगों को बॉक्सेस में डालते हैं, उनको आइसोलेट करते हैं, आपस में मिलते नहीं है, तो तब बायस और स्टीरियोटाइप जो है कल्टिवेट होता है सोसाइटी में। While we move towards the end of this podcast, I would really want कि आप अगर quickly 3-4 लाइन में समराइज कर दें कि इतना जो आपका एक्सटेंसिव इम्प्रेसिव वर्क है, इसमें क्या कौन से चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं, आप उनको कैसे ओवरकम करें, प्राइमरी जो चैलेंजेस हैं मेन और उसके साथ साथ अगर आप एक क्लोजिंग नोट हमारे व्यूअर्स को दे दें तो दैट वुड बी ग्रेट। वैसे एक पॉइंट मेरा रह भी गया इंक्लूजन के हवाले से, मैं बड़ा मेरे दिल के करीब है ये इशू। मैं इंक्लूजन की बात ओवरऑल भी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की करती हूँ, जो है पॉलिटिक्स के अंदर विमेन और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को एक ही तरह डील किया गया है। तो उसमें यह है कि अगर रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की इंक्लूजन की बात करें डिसीजन मेकिंग में, पॉलिटिक्स में, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में, तो उसमें बहुत सारा काम करने की अभी भी ज़रूरत है। नंबर 1 तो ये है कि वो अंडर रिप्रेजेंटेशन है उनकी, क्योंकि टाइम के साथ उनकी सीट्स को इंक्रीज़ नहीं किया गया। 80s में जो उनकी सीट्स थी, रिजर्व्ड सीट्स फॉर माइनॉरिटीज़ इन प्रोविंशियल असेंबलीज और नेशनल असेंबली, दे आर स्टिल सेम। और ये सामने नज़र आती है बात, क्योंकि ओवर द ईयर्स जो है ओवरऑल सीट्स जो है वो इंक्रीज़ हुई हैं, प्रोविंशियल लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे भी। तो इसको चेक करने की ज़रूरत है। उनको इंक्लूजन को बढ़ाने की बजाय हमने उसको डिक्रीज़ किया टाइम के साथ, ये बड़ी बात है। दूसरे ये है कि हमेशा मैं तो इस पे रिएक्ट करती हूँ कि जो आइसोलेशन है उनकी विद इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर भी, वो ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ने माइनॉरिटी विंग्स बनाए हुए हैं। माइनॉरिटी विंग्स में फिर उनको आइसोलेट कर देते हैं, और उनकी जो मेन स्ट्रीमिंग है पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर वो भी नहीं है, उसको देखने की ज़रूरत है। फिर जो नॉन मुस्लिम वेमेन है उसकी इंक्लूजन इन पॉलिटिक्स वो स्टिल पेंडिंग है, क्वेश्चन मार्क है। क्यों है कि जो रिजर्व्ड सीट्स फॉर वेमेन है प्रोविंशियल और नेशनल लेवल पर, उसके अंदर भी क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने नॉमिनेट करना होता है, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो नॉन मुस्लिम वेमेन की नॉमिनेशन में बहुत ज़्यादा पीछे हैं, उनके ऊपर बहुत क्वेश्चन मार्क है ये। और क्योंकि जो मोस्ट मार्जिनलाइज्ड तबका है वो नॉन मुस्लिम विमेन है, क्योंकि वो 2-3 बार मार्जिन्स हैं उसके ऊपर। एक विमेन होने के नाते ओवरऑल मार्जिन है, फिर माइनॉरिटी विमेन होने के नाते फिर मार्जिन है, फिर विद इन माइनॉरिटी भी उसके ऊपर मार्जिन है। तो उसको भी देखने की ज़रूरत है कि उसको किस तरह हम इंक्लूड कर सकते हैं। फिर जब इनका इंक्लूजन जो है वो इतना लो लेवल है, नॉन मुस्लिम विमेन का भी और माइनॉरिटी का ओवरऑल भी, तो इसलिए फिर ये डिसीजन मेकिंग में नज़र नहीं आते आपको। और कई डिसीजन, कई लेजिस्लेशन ऐसी हो जाती हैं जहाँ इनकी प्रेजेंस ना होने की वजह से वो इनके अगेंस्ट जा रही होती है, लेकिन वो पास हो रही होती है, क्योंकि इनके बीच में वो आती नहीं है, पार्टिसिपेशन नहीं आती, कोई अपोज नहीं करने वाला होता, तो वो चल जाती हैं चीज़ें। तो चैलेंजेस जो हैं ये टाइम के साथ साथ चेंज होते जाते हैं। ये मैं इतने सालों मैंने ये ज़रूर सीखा है, क्योंकि हम जहाँ बहुत काम भी कर चुके होते हैं, बहुत लोग जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त अपने बिहेवियर्स में, थिंकिंग में चेंज हो चुके होते हैं, लेकिन कभी कभार उनके एरिया में
गलत फहमी की बिना पे जिसको डिग आउट नहीं कर पाते, नहीं समझ पाते टाइमली एकदम से, तो कई दफ़ा वो हिप्नोटाइज़ हो भी जाते हैं, ट्रैप हो भी जाते हैं। कई दफ़ा लोगों के बिहेवियर्स चेंज भी हो जाते हैं, रिवर्स भी हो जाते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि ये जो काम है, इसको बड़ा पर्सिस्टेंटली करने की ज़रूरत है, ताकि वो जो रिवर्सल है बिहेवियर्स का, क्योंकि इसके एंटी भी काम करने वाली फोर्सेस हैं ना, वो भी कर रहे होते हैं काम। ऐसे लोग भी हैं जो लोगों की थिंकिंग को मतलब पॉइज़न करने का काम भी करते रहते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो हमें ये अपना गुडनेस का काम जो है इसको जारी रखना चाहिए और इसको रिलीजियस लाइंस पे नहीं सोचना चाहिए। हम इंसानों के लिए काम करते हैं और हमारा मिशन है इंसानों को कनेक्ट करना और हर उस काम को, हर उस कोशिश को नाकाम करना, हर उस सोच को बदलना जो इंसानों को किसी भी बेस पे, चाहे वो रिलीजियस बेस पे, चाहे वो इकोनॉमिक बेस पे, चाहे वो जेंडर बेस पे, चाहे वो पॉलिटिकल बेस, कोई भी बेस है, उसको डिवाइड करती है। हम उसमें पुल कैसे बना सकते हैं, हम उनको कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, Thank ये you हमारा काम so है। much for these invaluable insights. It was a really insightful conversation. I would say that's the right word. We've seen कि जितने भी हम पॉलिसी चेंजेस कर रहे हैं, जितने भी हम परफॉर्मेटिव रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, जब तक कम्युनिटीज एक दूसरे को खुद एक्सेप्ट नहीं करें, जब तक हम उनके अंदर की ये गैप ब्रिज नहीं कर पा रहे, तब तक वी सी कि कोई एक्चुअल मीनिंगफुल चेंज ड्राइव नहीं हो पा रहा. So thank you so much for joining us for this conversation today, and I hope our viewers learned a lot too. We'll see you next time. Thank you so much.